हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मैं बाबू एजुकेशन चैनल पर। मैं रोशन यादव। आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में यानी भाग 2 में हम बता चुके थे स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। और ये भी कहे थे कि आपको लेक्चर नंबर आगे वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कूलाम के नियम तथा उसका सदिश निरूपण, यानी कूलाम का सदिश निरूपण, यानी उसके नियम को क्या बताएंगे, हम आपको सदिश निरूपण बताएंगे। चलिए देखते हैं इसका सदिश निरूपण निरूपण क्या है। मान लीजिए कोई ये y अक्ष एक रेखा है, y अक्ष। ठीक है, आइए कोई यहाँ से x अक्ष है, x अक्ष। ठीक, अब इस बिंदु से एक r1 रेखा है और इस बिंदु से एक r2 रेखा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये r1 है एक, r2 है, वेक्टर r1 वेक्टर r2। ठीक है, अब इसको मान लीजिए कोई इन दोनों इन पर दो आवेश भी हैं। एक रेखा होगा जिस पर वैद्युत, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस पर होगा ना आवेश Q1 और ये Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R21 है। ठीक, और यहाँ पे लगने वाला बल F21 F12। ठीक, और यहाँ पे कर दीजिए F21। ठीक, ये लगने वाले दोनों क्या है, बल है। ठीक है, ये दोनों लगने वाले बल है। आगे देखते हैं। माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं। Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश हैं। वेक्टर R1 इक्वल टू क्या दिया है, वेक्टर R1 इक्वल टू दिया है आवेश Q1 का स्थिति सदिश। ठीक है, आवेश Q1 का स्थिति सदिश। ठीक है, यहाँ पे रहेगा Q2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा Q1, यानी R1 का स्थिति सदिश क्या है, Q1 Q1 है। ठीक है, तो R2 का स्थिति सदिश क्या होगा, आवेश Q2 की स्थिति सदिश होगा। ठीक है, कमा R2 इक्वल टू आवेश Q2 का स्थिति सदिश है। ठीक है, स्थिति सदिश, और R21 आवेश Q2 का स्थिति सदिश आवेश Q1 के सापेक्ष है। ठीक है, आवेश मतलब R21 जो ये जो R21 है, ये इस Q2 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष Q2 का आवेश की स्थिति सदिश है। क्या करेंगे, R वेक्टर R21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 इक्वल टू आवेश Q2 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। ठीक है, Q1 के सापेक्ष, Q1 के
सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, यानी वेक्टर R12 वेक्टर क्या हो जाएगा R12। अब यहाँ तक सवाल। अब वेक्टर R12 बराबर क्या होगा, अब इसके जैसे में R21 है तो Q2 का सदिश स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष क्या है, तो R12 रहेगा वहां पे। तो इसका करेंगे कि आवेश Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, ठीक है। आवेश Q1 का स्थिति सदिश किसके कारण, Q2 के कारण, मतलब Q2 के सापेक्ष, ठीक। यहाँ पे बल भी दिया है, बल F21 और F2। तो बल F21 क्या होगा, आवेश Q2 और Q1 पर के कारण लगने वाला बल है, ठीक है। आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल है। यहाँ पे लिख लेते हैं बल F21, ठीक है। आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल है, ठीक। आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल। अब इसी तरह हो जाएगा F12, ये क्या हो जाएगा, आवेश Q1 पर Q2 के सापेक्ष लगने वाला बल, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को। देखिए मान लीजिए कह रहा है कि आवेश R12 कह रहा है, R12 क्या कर रहा है, R12 है, तो यहाँ से इसका क्या होगा, आवेश Q1 का स्थिति सदिश, आवेश Q1 का स्थिति सदिश, यानी ये R1 है, R1 तो ये Q1 के सापेक्ष है, तो इसको Q1 के सापेक्ष दिखाएंगे। और ये R2 Q2 के सापेक्ष, तो इसको Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश दिखाएंगे। और R21 कह रहा है, R21 ये है R21, तो इन दोनों के बीच लगने वाला क्या है, ये मतलब इन दोनों के बीच की ये दूरी है। तो R21 बराबर क्या करेंगे, इसके सापेक्ष इसका बल लग रहा है, ठीक है। यानी R21 बराबर क्या है, आवेश Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष है ना, इसके सापेक्ष ये लग रहा है, ठीक। और R12 यहाँ पे होगा, R12 यहाँ, ये इधर वेक्टर R12, यानी अब R12 यहाँ से, अब यहाँ से पहले देखेंगे R21 देख रहे थे, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, Q1 के सापेक्ष Q2 पर लगेगा, Q1 का सदिश, आवेश Q1 का सदिश स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष होगा। यहाँ पे लिखे है ना, आवेश Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष होगा, ठीक है। और इस पर बल लग रहा है F21 कहाँ है, F21, तो ये बल है ना, तो इस पर बल Q1 का लगेगा। और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा वेक्टर F12, तो ये बल है, तो फिर इसका बल इस पर लगेगा, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं, यानी अब इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा R21 इक्वल टू R वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर 21, ठीक है। मान लीजिए कि ये है। अब इसके आगे हो जाएगा, इसके आगे क्या होगा, अब यहाँ से हटा देंगे, मॉड ऑफ को हटाएंगे नहीं। अब ये R21 के सापेक्ष याद किए हैं, ठीक है, R21 के, अब R12 के सापेक्ष याद करेंगे, R12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12। यहाँ पे R21 के सापेक्ष याद हैं और यहाँ पे R12 के सापेक्ष याद किए हैं। अब आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल,
यानी पर लिखा है आवेश Q1 के कारण Q2 आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, यानी क्या हो जाएगा, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या होगा, यहाँ पे F21 है तो लिख लेंगे वेक्टर F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई साइलन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर इंटू R21। ठीक है, मान लीजिए कि ये समीकरण क्या है, ठीक है, मान लीजिए कि ये समीकरण है 1। ठीक, अब अगला देखते हैं ये वाला, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर इंटू R12। समीकरण क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब विपरीत दिशाओं में एकांक सदिश हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों एकांक सदिश होंगे, यानी R21 व R12 विपरीत दिशाओं के एकांक सदिश हैं, विपरीत दिशाओं के एकांक, विपरीत दिशाओं क्या है, एकांक सदिश है, तो ये हो जाएगा R21 इक्वल टू, हम इसको पहले लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेंगे, R12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R12 इक्वल टू माइनस R21, ठीक है, R12 इक्वल टू माइनस R21। अब इसके आगे हो जाएगा इसके आगे और समीकरण 1 में Q1 और Q2 कभी भी चिन्ह इतना हो सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में यहां से देख लेते हैं, समीकरण 1 में Q1 और Q2 किसी भी चिन्ह प्लस तथा माइनस के क्या आ सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक, तो क्या आ जाएगा, अगर समीकरण 1 में Q1 और Q2 को किसी भी चिन्ह प्लस या माइनस के हो सकते हैं, तो क्या आ सकता है, यहाँ पे बल आएगा, ठीक है, F12 इक्वल टू माइनस F21 हो जाएगा, माइनस F21। अभी पीछे बताए थे ना, यहाँ पे बताया था कि विपरीत के सापेक्ष विपरीत एकांक, विपरीत, अभी हम बताया था विपरीत दिशाओं के एकांक सदिश, विपरीत दिशाओं के एकांक सदिश, यहाँ पे R12 है माइनस R21, तो इसके सब दोनों बल ही लग रहा है ना, तो ये बल के दूरियां हैं, तो यहाँ से बल लग जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, तो कूलाम बत्ती के गल के तृतीय नियम का पालन करता है, तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह तृतीय नियम का पालन कर रहा है, गति के तृतीय नियम का, गति विषय तृतीय नियम होता है ना, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल, तो इसका प्रत्येक हमेशा क्रिया होती है, लेकिन इसके विपरीत इसके क्या रहे, प्रतिक्रिया बल कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन
करता है। अतः कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है। अतः कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम क्या करता है? पालन करता है। तो कुछ नोट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। नोट पॉइंट्स नंबर 1 क्या है, देखते हैं। दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला बल बराबर तथा विपरीत है। इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला बल, दोनों आवेशों द्वारा, ठीक है, दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला बल एक दूसरे पर लगने वाला बल बराबर तथा विपरीत है। बराबर तथा विपरीत है। कैसे विपरीत है? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस, तो क्या होगा? विपरीत होंगे। और दोनों का बल क्या है? बराबर हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एफ, दोनों एफ ही है, बस इसका मान 1 2 है, इसका 2 1 है, बस मतलब हम इसको मान रहे हैं। यह बल F1 है, मतलब यह बल एफ, इसको हम F1 भी है, F2 भी मान सकते हैं, क्योंकि मान सकते हैं, इसलिए F12 और F21 माने हैं, क्योंकि R12 और R21 माने हैं, इसलिए इसको माना गया है। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा विपरीत है। इस प्रकार कूलाम का नियम जो है, इस प्रकार कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। इस प्रकार कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है। इसलिए गति के तृतीय नियम का, कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम में क्या करता है? पालन करता है। ठीक है। हम लोग को अब इसके आगे हेडिंग है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अध्यारोपण का क्या है? सिद्धांत है। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आवेश कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय
कई आवेशों से मिलकर बना है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल किसी एक आवेश पर लगने वाला बल किसी एक आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अलग अलग लगाए गए अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर जोड़ लेंगे। अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बलों के सदिश योग के बराबर होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है, ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई निकाय है Q1, ठीक है। मान लीजिए कोई एक निकाय Q1 है। अब इससे कुछ दूरी पर ये Q2 है, यहाँ पे कर देंगे Q3 है, Q4 है और यहाँ पे Q5 है और यहाँ पे कर देंगे Qn, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, R21, यहाँ से R13, यहाँ से R14 और यहाँ पे इससे तो कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए R14 है, यहाँ पे R15, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, चौथे निकाय से हम लोग को मतलब ये जुड़ेगा, लेकिन इससे कोई हम लोग को मतलब नहीं, इसे मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा, कह रहा है कि यदि इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना है तो एक आवेश पर लगने वाला बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक। देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ से हो जाएगा हम लोग का F इक्वल टू, यानी वेक्टर F इक्वल टू, मतलब इस पर लगने वाला बल वही कर रहा है, बल वेक्टर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डैश 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 Fn तक जाएगा, मतलब ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट Fn। इस पर कोई भी कहीं से भी बल लगा सकते हैं और इसको हम इस समीकरण में जोड़ सकते हैं। यानी बस इस निकाय पर ही बल लगाना है, कहीं से भी लगाइए, यहाँ से आइए, फिर यहाँ से इसमें कहीं से भी कोई लिया कभी जोड़ सकते हैं। बस यहाँ पे उसका मान सही रखना चाहिए, मतलब इसको समीकरण सही होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। यहाँ से वेक्टर F इक्वल टू F12 हो गया, F13 F14 हो गया, F15 लिखे चाहे ना लिखे, लिख भी सकते हैं यहाँ पे डैश F, यानी इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा।
तो इसके आगे है कि माना कोई निकाय n आवेशों से मिलकर बना है, माना कोई निकाय n आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर n आवेशों से मिलकर क्या है बना है, जिसका परिमाण क्रमशः क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 डैश कहाँ तक जाएगा Q1 तक। मान एकदम यही सेम टू सेम यही है, Q1 तक हो तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, अभी इन दोनों Q1 इन दोनों के बीच लगने वाला बल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल, Q1 और Q2 के बीच कौन सा बल लगा, यानी F12 F12 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कूलाम के नियम से करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपन क्या हो जाएगा R स्क्वायर R12। ठीक है, R12 का स्क्वायर कर देंगे। अब Q1 और Qn के बीच लगने वाला बल, ठीक, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है, अब Qn तक देखेंगे, Qn तक कितना बल लग रहा है, Qn तक Fn Q1 और Qn के बीच लगने वाला Q1 और Q1 के बीच लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Fn हो जाएगा ना, Fn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपन क्या हो जाएगा Rn स्क्वायर हो जाएगा। Rn स्क्वायर कैसे होगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच हम लोग मान लेंगे R1n है। ठीक है, हम लोग इसको वहीं पर मान लीजिए कि ये 14 है। ठीक है, और इसको मान लेंगे R1n स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा F1n हो जाएगा और यहाँ से R1n हो जाएगा। ठीक है, R1n हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत से, यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी का मान इसी में पुट कर देंगे, F12 पहले वाला समीकरण यहाँ पे अब आ गया। ठीक है, और F13 प्लस F14 प्लस डैश F1n। ठीक है, मान लीजिए पहले वाला समीकरण यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे F इस तरह रहेगा। अब इनके मान पुट कर दीजिए, यानी हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R12 का
स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R के पावर R13 के पावर होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R14 के पावर स्क्वायर प्लस डैश 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 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। अब इनमें से हम 4πε0 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का पावर होल स्क्वायर प्लस Q1 इंटू Q2 अपॉन R13 के पावर होल स्क्वायर अपॉन प्लस Q1 इंटू Q2 अपॉन R14 के पावर स्क्वायर प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 R1 के पावर होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत हो। यहाँ से भी Q1 इंटू Q2 भी कॉमन कर सकते हैं, लेकिन चलिए वो भी करके देख लेते हैं। Q1 इंटू Q2 अपॉन 4πε0, तो यहाँ से हो जाएगा 1/R12 का होल स्क्वायर प्लस 1/R13 का होल स्क्वायर प्लस 1/R14 का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश 1/R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। दैट प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, इसको गलत नहीं था ये। ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, चाहे यहीं पे छोड़ो। ठीक, मतलब यहाँ से बस इसको कॉमन करना है, इसको करो या चाहे Q1 इंटू Q2 कॉमन करो या फिर मत करो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको छोड़ो या इसको छोड़ो, दोनों क्या है, दोनों प्रूव्ड हो गए। ठीक, अब आगे है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये आज हम यहीं तक छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे अगले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, थैंक यू।